Hello, I am Shanawaz and today we are continuing reflection and refraction, and in this part 7 video lecture we will discuss about rules and methodology of image formation by concave mirror. Yes, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन के रूल्स और मेथडोलॉजी कॉन्केव मिरर के लिए। यस, कि कॉन्केव मिरर से जब भी कोई इमेज फॉर्म होगी तो उस इमेज के फॉर्म होने के क्या रूल्स होंगे, क्या उसकी मेथडोलॉजी होगी जिससे हम ये पता लगा सकें कि इमेज कॉन्केव मिरर से किस पर्टिकुलर लोकेशन पर बनेगी, किस साइज़ की बनेगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया जैसे कि किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्ट होना ज़रूरी है। यस, जब भी कोई इमेज बनती है तो वो इमेज हमेशा रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन का रिजल्ट होती है। यस, जब भी कोई इमेज फॉर्म होती है तो वो हमेशा 2 रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन का रिजल्ट होती है। कैसे? जब भी कोई लाइट रे किसी मिरर पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर इंसिडेंस जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वो आपस में एक दूसरे के साथ में मिलती है, इंटरसेक्ट होती है, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही एक्चुअल में इमेज की लोकेशन होता है। उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इमेज फॉर्म होती है। तो अगर आपको इमेज के बारे में पता लगाना है तो ऑब्वियसली आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में पता लगाना होगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता लगाने के लिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई लाइट रे किसी पर्टिकुलर मिरर पर इंसिडेंट हुई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किस पाथ में आगे फॉरवर्ड होगी, किस पाथ में बाद में मूव होगी, किस पाथ को वो फॉलो करेगी। अगर आपको रिफ्लेक्टेड रे का पाथ पता है, अगर आपको रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन पता है तो डेफिनेटली आप उन रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन की डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। और अगर आपने इंटरसेक्शन की डायरेक्शन, इंटरसेक्शन का पॉइंट पता कर लिया तो डेफिनेटली आप एक्चुअल में इमेज की लोकेशन पता कर रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम कुछ रूल्स डिस्कस करने वाले हैं। ये रूल हमें बताएंगे कि अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से इंसिडेंट रे कॉन्केव मिरर पर इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होगी, किस पर्टिकुलर पाथ को वो फॉलो करेगी। तो चलिए इसी से रिलेटेड कुछ रूल्स देखते हैं। तो द फर्स्ट रूल इज दिस: इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल if the incident ray is parallel to the principal axis then reflected ray passes through the focus। आप देख सकते हैं कि अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है और जो रे ऑफ इंसिडेंट है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। आप देख सकते हैं दिस इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। सो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन उस प्रिंसिपल एक्सिस पर जो फोकस मौजूद है कॉन्केव मिरर का उससे होती हुई जाएगी। ठीक है, तो ये फोकस पॉइंट है। फोकस पॉइंट के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ अ कन्वर्जिंग पॉइंट ऑफ द लाइट रेज। तो देखिए यहाँ पर कितनी भी लाइट रेज आए, अगर वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर ये रिफ्लेक्शन हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे फोकस से पास होगी। तो आपको याद रखना है द पैरेलल लाइट रेज आफ्टर आफ्टर इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉन्केव मिरर passes through the focus of concave mirror। yes, what is the second rule? सेकंड रूल क्या कहता है? तो सेकंड रूल फर्स्ट रूल का जस्ट अपोजिट रूल है। ये कहता है इफ द इंसिडेंट रे passes through the focus then reflected ray becomes parallel to the principal axis। क्लियर? अगर कोई इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही है कि वो पहले इस कॉन्केव मिरर के फोकस से पास हो और देन वो इस कॉन्केव मिरर के किसी पॉइंट पर स्ट्राइक हो और फिर वो आगे फॉरवर्ड हो, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे आई, फोकस से पास हुई, फोकस से पास होने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसका जो पाथ होगा वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा।
तो हो गया ना पहले वाले का अपोजिट। पहले वाले के केस में पैरेलल रे आकर फोकस से पास हो रही थी, ठीक है। सेकंड वाले में फोकस से पास होने वाली रे पैरेलल हो जाती है, तो हो गया ना एक दूसरे का अपोजिट। तो चलिए थर्ड रूल देखते हैं। इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें पता है, हमने देखा था कॉन्केव मिरर का जो भी सेंटर होगा, ये जिस भी पर्टिकुलर स्फेयर का पार्ट था, उस स्फेयर का जो सेंटर था वो इस कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट इस तरह से होती है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने के बाद वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इस कॉन्केव मिरर से स्ट्राइक हो, तो यहाँ पर जब रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो वापस उसी पाथ में ट्रैवल करेगी जिस पाथ से लाइट रे आ रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइट रे आई और देन आफ्टर स्ट्राइकिंग उसी पाथ में रिटर्न हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर पाथ की क्या हुई, रीट्रेसिंग हुई, इस पाथ की रीट्रेसिंग हुई। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया इफ़ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन रिफ्लेक्टेड रे रीट्रेसेस द पाथ। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, पाथ रीट्रेस करेगी, ठीक है। ये इंसिडेंट रे आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, रिफ्लेक्शन हुआ और आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस उसी पाथ से लौट गई, वापस उसी पाथ से लौट गई, तो ये पाथ की रीट्रेसिंग हो गई। चलिए फोर्थ रूल क्या बोलता है इसका। द फोर्थ रूल सेज दैट इफ द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द पोल मेकिंग द सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, यस, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर कोई लाइट रे आई, लाइट रे सपोज ये आई और वो कहाँ पर आ रही है, सीधे स्ट्राइक होती है इस पोल पर, पोल पर स्ट्राइक होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे सेम एंगल मेक करेगी जितना एंगल इस इंसिडेंट रे ने इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में बनाया था। सपोज ये एंगल अगर थीटा है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल जो होगा वो भी थीटा ही होगा। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये लाइट रे आई, ये लाइट रे जब इंसिडेंट हुई इस पोल पर, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में इसने सपोज कोई एंगल बनाया, सपोज ये दिस इज अ इंसिडेंस एंगल, ठीक है। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे जो होगी वो भी सेम एंगल मेक करेगी, सेम एंगल मेक करेगी इस प्रिंसिपल एक्सिस से, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड एंगल। अब देखिए आपको याद आ रहा होगा मैंने इसे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्यों कहा, तो आपको याद आ रहा होगा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है लाइट रे जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट ओनली द पोल हेयर, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब इंसिडेंट होती है तो वो होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से अगर कोई मैं लाइन ऐसी ड्रॉ करूँ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो तो ये कहलाएगा नॉर्मल, ठीक है। तो डेफिनेटली अब यहाँ पर इस केस में नॉर्मल कौन हो गया, दिस प्रिंसिपल एक्सिस इज अ नॉर्मल, वाई, बिकॉज दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल पी बोथ आर लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है जो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रही है और इस नॉर्मल के साथ में एक एंगल जो क्रिएट कर रही है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल इन दोनों के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और डेफिनेटली ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इस रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी आप इस नॉर्मल से ही मेज़र कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज रिफ्लेक्टेड रे मैक्स द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद द नॉर्मल। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस अभी क्या है, यहाँ पर नॉर्मल है, ठीक है, इसलिए हमने इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा है। तो यहाँ से भी प्रूफ हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होते हैं। जो रूल्स कहता है रिफ्लेक्शन का, जो रूल होता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ होता है रिफ्लेक्शन का, वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से भी ये प्रूफ होता है कि कॉन्केव मिरर के लिए अगर कोई पर्टिकुलर लाइट रे पोल पर स्ट्राइक होती है और प्रिंसिपल एक्सिस से कोई एंगल बनाती है तो डेफिनेटली उतना ही एंगल होगा इस रिफ्लेक्टेड रे का इस प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये वाला रूल देखिए, रूल फॉर रिफ्लेक्शन से भी प्रूफ हो रहा है, तो बहुत आसान है इसको समझना। सो ये 4 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, रूल 1, रूल 2, रूल 3, दिस इज़ अ रूल 1, दिस रूल 2, दिस रूल 3 एंड दिस रूल 4, जो बेसिकली हमें बताते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है कॉन्केव मिरर पर तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किस पर्टिकुलर पाथ में आगे फॉरवर्ड होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें पता होना, अगर हमें रूल पता होंगे तो डेफिनेटली हम इमेज की लोकेशन पता कर पाएंगे, क्योंकि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर पाएंगे, तभी हमें इमेज की लोकेशन भी पता चलेगी। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं मैथडोलॉजी टू फाइंड द इमेजेस। अगर आपने सपोज
कोई लाइट रे आई और आपने इन रूल्स के मुताबिक उनको रिफ्रैक्ट भी कर दिया, उस पर्टिकुलर पाथ में आपने उनको ड्रॉ भी कर दिया, तो अब इमेज को बेसिकली फाइंड आउट करने का क्या मेथड होगा, किस मेथड से हम उस इमेज को फाइंड आउट करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सपोज कंसिडर किया है एक कॉन्केव मिरर। आप देख सकते हैं दिस इज़ अ कॉन्केव मिरर, ठीक है। कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस वही है, आप देख सकते हैं दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक। यहाँ पर ये फोकस है इस कॉन्केव मिरर का एंड दिस इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इस कॉन्केव मिरर का, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इम्पॉर्टेंटली एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट ए बी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी इज़ अ ऑब्जेक्ट, दिस ए बी इज़ अ ऑब्जेक्ट, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको देखनी है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको ड्रॉ करनी है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज की लोकेशन का पता लगाना है और इस ऑब्जेक्ट की इमेज का नेचर आपको पता करना है, ठीक है। नेचर इट मीन्स कि ये रियल है या वर्चुअल है, ये इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है या छोटी है, इन्वर्टेड है या सीधी है, इरेक्टेड है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखिए ये बड़ा आसान है। आपने सपोज़ यहाँ पर एक कंसिडर किया ऑब्जेक्ट ए बी। अब आपने क्या किया, सपोज़ लाइट रे इंसिडेंट कंसिडर की, कौन कौन सी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सपोज़ कंसिडर किया कि दो लाइट रेज हैं। पहली लाइट रे दिस बी डी, दिस लाइट रे बी डी इज स्ट्राइक्स टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट डी एट द कॉन्केव मिरर, और एक दूसरी लाइट रे जो है वो बी ई, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली लाइट रे तो ये बी डी हो गई एंड सेकंड लाइट रे दिस बी ई, ठीक है। ये दोनों की दोनों लाइट रेज जो है वो इस कॉन्केव मिरर पर पॉइंट डी और पॉइंट ई पर स्ट्राइक हुई है। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो देखिए बड़ा आसान है इनको पता करना। सपोज लाइट रे बी डी को अगर आप देखें तो यहाँ पर ध्यान से आप देख सकते हैं दिस लाइट रे इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइट रे क्या है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और रूल फर्स्ट क्या कहता है, देखिए रूल फर्स्ट कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लाइट रे जब ये पैरेलल लाइट रे है इस प्रिंसिपल एक्सिस की, स्ट्राइक होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो रही है। आप देख सकते हैं दिस इज़ पासिंग थ्रू द फोकस, इस पर्टिकुलर पॉइंट एफ से ये पास हो रही है। इसी तरह से हम दूसरी रे के बारे में अगर बात करें तो देखिए दूसरी लाइट रे बेसिकली क्या है, जो बी ई है, बी ई, अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, आप देखें कि इसका पाथ क्या है, तो अगर आप इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको ऐसा लगेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आ रही है, ठीक है। मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन ऑफ साइट में है। तो अब आप यहाँ से बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि ये लाइट रे बी ई जब स्ट्राइक हुई तो स्ट्राइक होने के बाद ये उसी पर्टिकुलर पाथ में वापस लौट जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको याद आ रहा होगा ये थर्ड रूल क्या कहता है कि जब भी कोई लाइट रे इस तरह से पास हो कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए रिफ्लेक्ट हो, और तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ में वापस लौट जाएगी। तो इसी तरह से यही रूल यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा देखें इसको ध्यान से, तो दिस रे बी ई स्ट्राइक टू द पॉइंट ई एट द कॉन्केव मिरर। ये जो पाथ है एक्चुअल में, ये पाथ बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पाथ है, इसलिए यहाँ से लाइट रे जब स्ट्राइक होगी तो आफ्टर स्ट्राइक ये वापस इसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। तो अब देखिए आपको यहाँ पर दो लाइट रेज पता चल गई, बेसिकली बी डी और बी ई, जो आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द कॉन्केव मिरर किस पर्टिकुलर पाथ में लौट रही है। अब आपको जो एक बात का यहाँ पर ख्याल रखना है वो ये है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर आप इसको देखें, ये वाली लाइट रे को, ये वाली जो बी डी थी वो रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से गई, और सपोज़ जो बी ई थी वो रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से जा रही है। आप ये दोनों लाइट रे को अगर देखें तो ये दोनों एक दूसरे से डाइवर्स हैं, एक दूसरे से अलहदा हैं, दोनों एक दूसरे से दूर दूर जा रही है, ठीक है। तो ये दूर दूर जा रही है तो अब सीधी सी बात है, मिलने का सवाल ही नहीं उठता इनका। जो शुरू से ही एक दूसरे से दूर जा रहे हैं वो कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो इन्हें मिलाना पड़ेगा। हमें कैसे मिलाएंगे, तो देखो, तो ये जो लाइट रे दूर दूर जा रही है, इनको मिलाने के लिए आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट डी और जी ई हैं, जो पॉइंट डी और ई, यहाँ से आप इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। आप बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, आपको डॉटेड लाइन से दिख रहा है, इन डॉटेड लाइंस को आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने बैकवर्ड एक्सटेंड किया है। जब आप बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो फिर आपको ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलती हुई नज़र आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अब ये जाकर मिल जाएगी। तो डेफिनेटली अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा
यही होगा बेसिकली इमेज की लोकेशन। तो अब आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो यहाँ पर बी डैश से डिनोट हो रहा है, इस पॉइंट बी डैश से आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। कहाँ पर, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो ये जो नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल ही बेसिकली क्या है, इमेज। दिस नॉर्मल ही क्या है, इमेज। तो आपने देखा कि किस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने पता किया दो रिफ्लेक्टेड रेज का। यहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट होती हुई नज़र नहीं आ रही थी, दोनों एक दूसरे से दूर दूर जा रही थी, लेकिन आपने उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता किया। तो जब आपने खुद इसको इंटरसेक्ट किया तो डेफिनेटली आपको जो इमेज मिली है वो कहाँ मिली, ध्यान से देखेंगे अगर आप थोड़ा सा। तो ये जो इमेज है आपकी ए डैश बी डैश से जिसको डिनोट किया है आपने, इसको किससे डिनोट किया, ए डैश बी डैश से। ये इस मिरर के पीछे बनी है, इस मिरर के बैकवर्ड साइड में, इस मिरर के पीछे बनी है। और इस इमेज को आपने बनाने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाया है, आपने बैकवर्ड एक्सटेंड किया। ये रियल में मिल नहीं रही थी, रियल में तो ये एक दूसरे से दूर जा रही है, लेकिन 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 आपने इन्हें मिलाने की कोशिश की है, आपने इन्हें बैकवर्ड एक्सटेंड किया और इनको मिलाया है, ठीक है। तो ये रियल इमेज नहीं है, दिस इज़ अ इमेजनरी इमेज, दिस इज़ अ वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो दिस वर्चुअल इमेज बेसिकली कहाँ पर बन रही है, इस मिरर के पीछे बन रही है। तो देखिए अब यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि बेसिकली मिरर जो है वो आपके मिरर के इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी, क्योंकि ये रियल में इंटरसेक्शन नहीं हुआ, इंटरसेक्शन आपने करवाया है। दिस थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इस ऑब्जेक्ट का साइज़ देखें तो इस ऑब्जेक्ट का साइज़ और इस इमेज का साइज़ दोनों में कितना फ़र्क है। ऑब्वियसली इमेज जो है वो थोड़ी सी बड़े साइज़ की है, सीधी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये भी पता चला नेचर ऑफ इमेज की भाई इमेज जो है वो सीधी बनेगी, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ी बनेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने इस पर्टिकुलर डायग्राम से पता लगा लिया इमेज की लोकेशन, इमेज का नेचर। तो आपको यही मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है जब भी आप किसी पर्टिकुलर मिरर से, चाहे वो कॉन्केव मिरर है या आगे हम कॉन्वेक्स मिरर के भी बारे में भी बात करेंगे कि इमेज को किस तरह से बनाया जाए, तो आपको ये जो रूल हमने बताए हैं, ये जो मेथोडोलॉजी आपको बताई है, इसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी है, ड्रॉ द टू रेज बी डी एंड बी ई फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट विच स्ट्राइक्स द मिरर डी एंड ई, यूज़ द रूल्स डिस्कस्ड अबव, ठीक है। आपने सबसे पहले तो प्लेस एन ऑब्जेक्ट ए बी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्लेस किया। देन आपने दो लाइट रे बनाई बी डी और बी ई, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन रे का पाथ क्या होगा, वो आपने जो हमने पहले रूल पढ़े हैं 4 रूल्स, उनसे आपने पता लगा लिया। देन इफ़ द रिफ्लेक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग, रिफ्लेक्टेड रे अगर क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, you get the image of the point B at the point of intersection of the reflected rays, clear। अगर रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज है अगर कन्वर्स होती, आपस में मिलती हुई दिखती, तो डेफिनेटली आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका मिल जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इफ़ द रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज कैसी है, डाइवर्जिंग है। सो प्रोड्यूस द रेज बैकवर्ड, हमने फिर क्या किया, लाइट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया इस तरह से। देन where these producer lines meet at the B dash, यहाँ पर these producer line meets at the B dash and it is the image of the point B, clear। तो ये point B से आ रही थी सारी लाइन, इसलिए ये इमेज किसकी हुई, point B की, ठीक है। और ऑब्वियसली इस B से आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, फाइनली जो प्रिंसिपल एक्सिस पर आया, तो ये क्या कहलाएगा, ए डैश। तो ये ए डैश बी डैश क्या हो गई, इमेज ऑफ द ए बी। So drop the perpendicular from the B on the perpendicular axis, this perpendicular is the final image, ठीक है। तो आपने B डैश से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, B डैश से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और फाइनली आपको क्या मिल गया, इसकी इमेज की लोकेशन मिल गई, ठीक है। तो बड़ा आसान था। अगला देखते हैं हम इम्पॉर्टेंट नोटेशंस, कुछ इम्पॉर्टेंट नोटेशंस अब यहाँ पर हम देखेंगे जब भी हम इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। तो दिस डायग्राम इज कॉल्ड द रे डायग्राम, आपको ये याद रखना है। इस डायग्राम को हम बोलते हैं रे डायग्राम, आपको याद रखना है रे डायग्राम। ये रे डायग्राम होता है किसी भी पर्टिकुलर मिरर से इमेज को फाइंड आउट करने के लिए। सो दिस इज अ रे डायग्राम। अब इस रे डायग्राम में जो हम नोटेशंस लेते हैं, जैसे अभी आपको याद आ रहा होगा, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट किया, फोकस को एफ से डिनोट किया। तो इस तरह से हमें किसी भी पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए नोटेशन क्या कंसिडर करने हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। तो चलिए ये हम देखते हैं अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में। So important thing is this important notations,
इम्पॉर्टेंट नोटेशंस। तो देखिए, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी होगी, हमेशा यू से डिनोट होगी। किस तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, दिस ए बी इज़ ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको एक इंपॉर्टेंट थिंग याद आ रही होगी, हमने कहा था जब साइन कन्वेंशन के बारे में बात की थी कि जितने भी मेजरमेंट होंगे वो हमेशा इस पोल से मेज़र किए जाएंगे। तो डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट की अगर डिस्टेंस मुझे मेज़र करना है तो मैं इस पोल से मेज़र करूँगा। और पोल से मैं कैसे मेज़र करूँगा कि पोल से स्टार्ट करूँगा मैं, हमेशा पोल से आई विल स्टार्ट। तो पोल से मैंने स्टार्ट किया तो ये जो डिस्टेंस हो गई, ये जो डिस्टेंस हो गई, ये क्या हो गई, पोल से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई। सो इस डिस्टेंस को हमेशा u से डिनोट किया जाएगा, हमेशा इसे u से डिनोट किया जाएगा। तो u क्या हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसी तरह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बता चुका हूँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ऑब्जेक्ट इज जनरली प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आपको याद रखना है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे किसी भी रे डायग्राम में, तो हमेशा इस ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर इस तरह से परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे, या मैं ऐसा कहूँ कि वर्टिकली अपवर्ड। आपको ये याद रखना है, इट विल ऑलवेज प्लेस्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड। जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा कैसा होगा, वर्टिकली अपवर्ड। अब द इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय वी, स्मॉल वी। इमेज डिस्टेंस को हमेशा v से डिनोट किया जाएगा। इमेज डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। क्लियर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इमेज कौन सी है, दिस इज ए बी इज़ द इमेज। तो इस इमेज की इस पोल से जो डिस्टेंस होगी, डेफिनेटली अब पोल से डिस्टेंस कैसे मेज़र होगी, इस तरह से पोल से इमेज की तरफ, यहाँ से इस तरह से डिस्टेंस आपने मेज़र की। तो ये जो डिस्टेंस होगी इसे हमेशा आप वी से डिनोट करेंगे। ये क्या हो गई, इमेज डिस्टेंस। दिस इज टर्म्ड एज ए इमेज डिस्टेंस। ये आपको याद रखना है, दिस इज़ अ इमेज डिस्टेंस। ठीक। अब इमेज डिस्टेंस को अगर आप देखें तो दिस इज डिनोटेड बाय द वी। अब आपको थोड़ा सा ख्याल ये रखना है कि आपने जब मेजरमेंट किया इमेज डिस्टेंस के लिए, तो देखिए किस डायरेक्शन में आप गए, लेफ़्ट टू राइट। आप लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में गए इस तरह से इमेज को मेज़र करने के लिए। और आपको याद आ रहा होगा साइन कन्वेंशन से कि जब भी आप मेजरमेंट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में करेंगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कैसी थी, वो भी लेफ़्ट टू राइट ही है, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। तो जो मेजरमेंट अगर इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में होगा तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर इस केस में ये जो इमेज फॉर्म हो रही है, इस केस में जो डिस्टेंस है बेसिकली इस इमेज की इस पोल से, या मैं जिसे कहूँ इमेज डिस्टेंस, तो ये कैसी है, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है। उसी तरह से अगर आप बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको याद आ रहा होगा हमने कैसा मेज़र किया, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ इस तरह से। तो दिस मेजरमेंट इज इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये, आपने इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेज़र किया। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, ये क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। साइन कन्वेंशन कहता है इफ़ यू आर डूइंग एनी मेजरमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द इंसिडेंट रे, तो डेफिनेटली दिस मेजरमेंट विल बी नेगेटिव। तो हमेशा ऑब्जेक्ट रे या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगी, नेगेटिव। और वैसे भी अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो कॉनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने खड़ा किया जाता है, ठीक है, तभी तो इमेज बनेगी उसकी। तो हर केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, हर पर्टिकुलर केस में जो इमेज डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। हम आगे और भी अभी काफ़ी सारे फॉर्मेशंस देखेंगे आने वाले फर्दर लेक्चर्स में, तो आप ये पाएंगे कि कॉनकेव मिरर के केस में जो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कॉनकेव मिरर के सामने खड़ा होगा और जब भी इसका मेजरमेंट होगा तो ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में होगा, और ये डायरेक्शन हमेशा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन की अपोजिट होगी। ठीक है। आप देख सकते हैं द फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय एफ। फोकल लेंथ हमेशा किससे डिनोट होगी, एफ से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी फोकल लेंथ क्या थी, आपको याद आ रहा होगा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। फोकल लेंथ क्या होती है, इस पर्टिकुलर पोल से इस फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होगी, दिस इज़ अ फोकल लेंथ। ठीक है। और ये भी देखिए आप किस तरह से मेज़र कर रहे हैं, पोल से फोकस की तरफ इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन भी कैसी है, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो फोकल लेंथ होगी इसको आप डिनोट करेंगे हमेशा स्मॉल एफ से। लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं इसको बहुत अच्छे से।
और कॉन्केव मिरर के केस में क्योंकि फोकस पॉइंट हमेशा इधर ही होगा, यहीं पर होगा, तो डेफिनेटली इसका मेजरमेंट भी हमेशा इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। तो हम कह सकते हैं कॉन्केव मिरर के केस में फोकल लेंथ भी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। ठीक है। द थर्ड थिंग इज दिस, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे आप डिनोट करेंगे, हमेशा आर से डिनोट करेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जब भी आप पोल से मेजरमेंट करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इस तरह से, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, आर, दिस इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्योंकि आप देखिए इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इसलिए ये भी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा कॉन्केव मिरर के केस में, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्केव मिरर के केस में यही होगा। ठीक है। और कॉन्केव मिरर के केस में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर यहाँ है तो उसका मेजरमेंट पोल से आप हमेशा इसी डायरेक्शन में करेंगे, और ये जो डायरेक्शन होगी हमेशा इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन होगी, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। द थर्ड नेक्स्ट, height of the image is denoted by hi and height of the object is denoted by the ho। देखिए काफ़ी सिंपल सा थिंग है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, इसका जो साइज़ होगा वो साइज़ कैसे मेज़र करेंगे आप, इस पर के जो अपर टिप है उसकी आप प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे। इस प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी इसका मेज़रमेंट होगा उसे आप हमेशा एच ओ से डिनोट करेंगे। तो एच ओ क्या हो गई, आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह से ये जो इमेज है, इस इमेज की अगर आप हाइट मेज़र करना चाहें तो हाइट मेज़र करने के लिए अगेन इसका जो अपर टिप आपने देखा और प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपने डिस्टेंस मेज़र की, तो ऑब्वियसली ये जो हाइट है, ये जो हाइट है इसे कहा जाएगा हाइट ऑफ द इमेज, और इसको आप हमेशा डिनोट करेंगे एच ऑफ आई से। ठीक है। तो आपको ये नोटेशन हमेशा याद रखने हैं कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप हमेशा एच आई और एच ओ से रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर भी इस केस में आप देख लें कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मेज़र हो रहा है, क्योंकि आपको याद आ रहा होगा जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से मेजरमेंट कर रहे हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो हमेशा इस डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं, और ये मेजरमेंट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, पॉजिटिव। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इस इमेज की बात करूँ तो इस इमेज का जो मेजरमेंट होगा ऑब्वियसली वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से होगा। सो प्रिंसिपल एक्सिस से जो मेजरमेंट होगा वो ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन में हम करेंगे क्योंकि इमेज अपवर्ड है। तो यहाँ पर इस केस में भी जो एच आई होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है और हाइट ऑफ इमेज भी क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरह से मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। आप देख सकते हैं जब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर मैग्नीफिकेशन। सो मैग्नीफिकेशन डिनोट होता है m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ एंड इट गिव्स द साइज ऑफ इमेज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं दिस m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। तो यहाँ पर एच आई क्या है, साइज ऑफ इमेज, और एच ओ क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि द हाइट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, द हाइट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम इसे पता कर सकते हैं, अगर आपको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता हो तो आप मैग्नीफिकेशन के बारे में पता लगा सकते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या है, अगर आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सपोज आपको पता है एच ओ सॉरी, और आपको हाइट ऑफ इमेज भी पता है एच आई, तो आप क्या कीजिए, इनका रेशो ले लीजिए। तो आपने एम आपको क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा एच आई बाय एच ओ। ठीक है। तो आपको मैग्नीफिकेशन पता चल गया। अब मैग्नीफिकेशन एक्चुअल में है क्या चीज़, तो देखो बड़ा सिंपल सा है। मैग्नीफिकेशन कितना हुआ इस इमेज का, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में अगर आप थोड़ा सा देखें तो सपोज़ ये जो ए बी है, इट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सपोज कंसिडर करो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। उसी तरह से अगर इसकी बात करें हम इमेज की, तो सपोज़ हाइट ऑफ इमेज जो है वो क्या हो गई 3 सेंटीमीटर, ऐसा हमने कंसिडर किया है थोड़ी देर के लिए। तो मुझे बताओ कि मैग्नीफिकेशन कितना हुआ, तो आप सिंपली क्या करेंगे, दोनों का रेशो ले लेंगे। सो आपने क्या किया, m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। एच आई बाई एच ओ इट मीन्स एच आई की वैल्यू 3 और एच ओ की वैल्यू 1, तो 3/1 इट मीन्स कितना हुआ 3। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि एक्चुअल में इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ का कितना है, 3 टाइम्स है।
इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ का 3 टाइम्स है, या मैं ऐसा कहूँ कि इस मिरर ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज को 3 टाइम्स बड़ा बनाया है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को 3 टाइम्स इनलार्ज कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज़ अ मैग्निफिकेशन, या इस ऑब्जेक्ट की इमेज को 3 टाइम्स मैग्नीफाई कर दिया है, तो दिस इज़ अ मैग्निफिकेशन, कि आपका ऑब्जेक्ट का जो रियल साइज़ था उस रियल साइज़ के कंपैरिजन में इमेज का साइज़ कितना बड़ा है। तो ऑब्जेक्ट का साइज़ 1 सेंटीमीटर था और इमेज का साइज़ इसके कंपैरिजन में 3 गुना है, इट मीन्स 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन रिगार्डिंग साइन कन्वेंशन ऑफ द कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अभी, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं और इसको। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखने के लिए आप देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज़ ऑलवेज निगेटिव फॉर द रियल ऑब्जेक्ट, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी, मैं बता चुका हूँ क्योंकि मेजरमेंट किस तरह से होगा, ठीक है। सेकंड, फोकल लेंथ f इज़ ऑलवेज निगेटिव, फोकल लेंथ भी इस केस में क्या होगी, निगेटिव ही होगी, मैं बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि आप डिस्टेंस का मेजरमेंट इस तरह से करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में टू द इंसिडेंट रे, ठीक। द थर्ड थिंग इज इमेज डिस्टेंस v इज ऑलवेज निगेटिव एक्सेप्ट दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इमेज डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होगी, कॉन्केव मिरर के केस में अगर आप देखें तो इमेज जो होगी वो हमेशा निगेटिव डिस्टेंस होगी। अभी यहाँ पर इस केस में पॉजिटिव है, इस केस में तो पॉजिटिव है, बट ये आपका स्पेशल केस है जो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर। इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट इस फोकस और पोल के बीच में है, कहीं पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, और फोकस और पोल के बीच में होने की वजह से इसकी इमेज इस मिरर के पीछे बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, इसलिए ये जो इमेज की डिस्टेंस है ये कैसी है, फिलहाल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इमेज डिस्टेंस कैसी है आपकी, पॉजिटिव। तो ये स्पेशल केस है, सिर्फ इसी केस में हमें इमेज डिस्टेंस कॉन्केव मिरर के लिए पॉजिटिव होगी। इसके अलावा जितने भी केस होंगे अभी आगे हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, इसके फर्दर अलग अलग केसेस क्या होंगे कि इस ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग पोजीशन पर रखेंगे तो अलग अलग पोजीशन पर इमेज का स्टेटस क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, उसकी लोकेशन क्या होगी। तो इस केस को छोड़कर जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस और पोल के बीच में है, इसको छोड़कर बाकी जितने भी केस होंगे सभी केसेस में जो इमेज होगी उसके बीच इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी, सिर्फ और सिर्फ इसी केस में क्या हो, पॉजिटिव है। ऑब्जेक्ट हाइट HO इज कंसिडर्ड ऑलवेज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हाइट को आपको हमेशा क्या है, पॉजिटिव कंसिडर करना है। क्यों, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको ऑब्जेक्ट को आपको हमेशा इस प्रिंसिपल एक्सिस पर सीधा खड़ा करना है। जब भी आप ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा कंसिडर करेंगे, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर सीधा खड़ा, जैसा कि ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है, सीधा खड़ा करेंगे आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। इमेज हाइट HI इज़ पॉजिटिव फॉर द वर्चुअल एंड डायरेक्टेड इमेज, ठीक है। ये इमेज देखिए यहाँ पर, ये कैसी वर्चुअल है, क्योंकि आपको याद आ रहा होगा मैंने बताया था कि आपने यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता किया है, आपने खुद बनाया है, यहाँ पर रियल आपको मिला नहीं है, इसलिए ये जो इमेज होगी कैसी होगी, वर्चुअल भी है, साथ में देखो सीधी है, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई आड़ी तिरछी इमेज नहीं है। थर्ड थिंग, मैग्नीफाई है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उससे ज़्यादा साइज़ है इसका, तो मैग्नीफाइड है। तो ये एक स्पेशल केस है जिसमें जब आपका ऑब्जेक्ट इस फोकस और पोल के बीच में है कहीं पर, तो इसके लिए जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी है, वर्चुअल है, सीधी है, इरेक्टेड है और मैग्नीफाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें अगर, तो इमेज हाइट HI इज़ पॉजिटिव फॉर द वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज, ये वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज है, इसके लिए इमेज हाइट कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई, ठीक। एंड द थर्ड थिंग, दिस हैपन्स ओनली इन वन केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, मैं बता चुका हूँ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, पोल और फोकस के बीच में। इन ऑल द अदर केसेस HI इज नेगेटिव, बाकी सारे केसेस में HI क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। मतलब इमेज जो होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इमेज नेगेटिव का मतलब क्या होगा, इमेज की हाइट नेगेटिव होगी, मतलब जो इमेज होगी वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे इस तरह से डाउनवर्ड बनेगी, ठीक है, इस तरह से डाउनवर्ड बनेगी, ठीक है। सो ये आपका केस हो गया। द थर्ड थिंग इज सिक्स्थ थिंग इज मैग्निफिकेशन M इज़ पॉजिटिव फॉर द वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज एंड नेगेटिव फॉर द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। अगर आप मैग्निफिकेशन फैक्टर की बात करें तो हमने अभी देखा कि बेसिकली मैग्निफिकेशन क्या था,
एम इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। तो एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ क्या है, ऑब्जेक्ट की इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी। तो यहाँ पर सिर्फ इस केस में क्या हो रहा है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। ये स्पेशल केस है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें इमेज कैसी है, पॉजिटिव है। इसके अलावा सारी की सारी जो केसेस होंगे उसमें इमेज हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी, इस तरह से। तो ऑब्वियसली सी बात है, सिर्फ इस केस के लिए एच आई की वैल्यू पॉजिटिव और एच ओ की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, तो एम की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, सिर्फ वो सिर्फ इस केस में। बाकी दूसरे जितने भी केसेस होंगे उस केस में इस एच आई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। एच आई की वैल्यू नेगेटिव होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, एम की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो एक्सेप्ट टू दिस particular case, the value of magnification factor या magnification will be negative. So only when the object is placed between the pole and focus, मैं बता चुका हूँ, the value of m is positive, for all the other cases m is negative, I already said. अब some important thing is this, image distance v is positive only when the image is formed behind the mirror. In this case image is virtual and erected. आपको याद रखना है, जब भी इमेज मिरर के पीछे बनेगी, आपने देखा होगा मिरर के पीछे इमेज बनी है, तो जब भी इमेज मिरर के पीछे बनेगी, तो मिरर के पीछे जब भी इमेज बनेगी तो आप हमेशा उसका मेजरमेंट पोल से इसी डायरेक्शन में लेंगे, और ये डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगी, इसलिए इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जब भी मिरर के पीछे इमेज बनेगी तो वो हमेशा वर्चुअल होगी, इरेक्टेड होगी। तो ये कुछ चीज़ें आपको सिंपली याद रखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर के। कॉन्केव मिरर के बारे में हमने पढ़ लिया काफ़ी कुछ, इसके बारे में थोड़े से और अभी हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन इसके पहले हम इसके यूजेस के बारे में पता कर लें। तो देखिए कॉन्केव मिरर के बारे में जो इसका प्रीवियस लेक्चर था जो हमने डिस्कस किया, हमने कहा कि बेसिकली कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। एक ऐसा मिरर जो लाइट रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो कन्वर्ज करता है, इट मीन्स जब भी कोई पैरेलल लाइट रे से स्ट्राइक होती है तो वो सारी की सारी लाइट रे को उससे अपने फोकस पर कन्वर्ज कर देता है ना, फोकस पर कन्वर्स कर देता है। मैं बता देता हूँ फिर से एक बार, अगर ये कॉन्केव मिरर है तो जब भी कोई लाइट रे आएगी, स्ट्राइक होगी, तो लाइट रे हमेशा स्ट्राइक होकर इसके फोकस पर क्या होगी, कन्वर्ज होगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये कन्वर्जिंग मिरर है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होगा, ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस जो फोकस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूजेस ऑफ मिरर के लिए। तो देखिए किस तरह से कॉन्केव मिरर एंड पैराबोलिक मिरर, इसे पैराबोलिक मिरर भी कहा जाता है, आर यूज्ड to concentrate sunlight to generate the high temperature in the solar furnaces. इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सोलर फर्नेस आपको नज़र आ रही है। इस सोलर फर्नेस पे क्या होता है, जब भी कोई लाइट रे आती है, सो ये लाइट रे जब इस पर्टिकुलर कॉन्केव शेप से, जो आपको दिख रहा होगा कॉन्केव शेप में, आप पूरे मिरर लगे हुए हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं किस तरह से कॉन्केव स्ट्रक्चर बना हुआ है इस बिल्डिंग पर। तो यहाँ पर जब भी कोई लाइट रे आती है तो ऑब्वियसली यहाँ पर लाइट रे स्ट्राइक होकर हमेशा इसके फोकस पर आकर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये बेसिकली जो बिल्डिंग होगा या जो भी पर्टिकुलर फर्नेस होगा, ये इसके फोकस पर प्लेस्ड होता है। अब इस फर्नेस पर जितने भी काम होंगे, ऑब्वियसली हायर टेम्परेचर से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर मेटल की मेल्टिंग करना हो, या बॉयलर से बॉइलिंग करना हो वाटर की, या कोई भी अदर पर्टिकुलर पर्पस सॉल्व करना है जहाँ पर हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो देखिए विदाउट एनी फ्यूल, सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की मदद से यहाँ पर क्या होता है, हायर टेम्परेचर जनरेट कर लिया जाता है, ठीक है। इसका मोस्ट जनरलाइज एग्जांपल इस सोलर कुकर से भी आप देख सकते हैं। नॉर्मली सोलर कुकर आपने सुना है जिससे सनलाइट की मदद से खाना बनाया जा सकता है। तो इस तरह के पैराबोलिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कॉन्केव मिरर के शेप के होते हैं। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी कोई लाइट रे किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन से पैरेलली जब स्ट्राइक होती है तो वो इसके फोकस पर आकर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। सो इसके फोकस पर अगर जब कॉन्सेंट्रेट होती है तो इस फोकस पर हायर टेम्परेचर जनरेट होता है और उस हायर टेम्परेचर से हमारा खाना बन जाता है। सेकेंड यूज अगर आप देखेंगे तो कॉन्केव मिरर इज यूज्ड एज ए शेविंग मिरर बिकॉज इट शोज द मैग्निफाइड एंड इरेक्टेड इमेज ऑफ द योर फेस व्हेन योर फेस इज बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। हमने देख चुके हैं अभी प्रीवियस केस में, ऑब्जेक्ट जो था अगर वो पोल और फोकस के बीच में प्लेस था तो उसकी जो इमेज थी वो मैग्निफाइड और इरेक्टेड बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी शेविंग मिरर के केस में जब आपको बहुत ज़्यादा क्लोज व्यू चाहिए होता है अपने के फेस का, तो नॉर्मली ये जो कॉन्केव मिरर है वो आपके फेस की इनलार्ज इमेज क्रिएट कर देता है, जिससे आप बहुत आसानी से आपका शेविंग वगैरह कर पाते हैं या फिर मेकअप कर पाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस हैंड का मैग्नीफाइड इमेज आपको किस तरह से यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक। तो ये बेसिकली हो गया एक कॉन्सेप्ट कि जब आपने अपने आप को इस मिरर के फोकस और पोल के बीच में सेट कर रखा है
तो आपकी जो इमेज होगी वो मैग्नीफाइड इमेज होगी, जिसको आप बहुत आसानी से देखकर आसानी से मेकअप कर सकते हैं या फिर शेविंग कर सकते हैं। इसी तरह से डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं कॉन्केव मिरर का। आप देख सकते हैं दीज आर ऑल्सो यूज बाय द डेंटिस्ट टू सी द इनलार्ज इमेज ऑफ योर टीथ। जब भी जो डेंटिस्ट होते हैं वो आपके दांतों को देखना चाहते हैं, उनको चेक करना चाहते हैं, तो उनको इनलार्ज इमेज देखने की ज़रूरत होती है और वो कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं। उस कॉन्केव मिरर को अगेन वो पोल और फोकस के बीच में सेट करते हैं इस तरह से कि आपका जो टीथ है वो आपका ऑब्जेक्ट है और वो इस मिरर के पोल और फोकस के बीच में सेट हो जाए, तो डेफिनेटली इसकी जो इमेज होगी वो इनलार्ज इमेज होगी, जो वो मिरर में आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आप ईएनटी डॉक्टर्स को देखें, ऐसे डॉक्टर्स जो ईयर नोज़ एंड थ्रोट का बेसिकली इलाज करते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, आपको जब इनको अपने आपके कान में देखना होता है, आपके नाक में देखना होता है, आपके थ्रोट में देखना होता है, तो उनको लाइट की ज़रूरत होती है और इसलिए वहाँ पर कॉन्केव मिरर का यूज़ किया जाता है। ये कॉन्केव मिरर जो होता है वो लाइट को कॉन्सेंट्रेट कर देता है आपके ईयर्स में, नोज़ में, जिससे वहाँ पर ज़्यादा लाइट आपको महसूस होता है। ठीक है। तो और फिर आसानी से वो उस लाइट की मदद से आपके ईयर और नोज़ में और थ्रोट में आसानी से देख पाते हैं। ठीक है। तो ईएनटी डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज बाय द ईएनटी डॉक्टर्स टू फोकस द लाइट इन द ईयर और नोज़। इसी तरह से अगर आप बात करें, जैसे टॉर्चेस आपने देखा होगा, टॉर्च के अंदर का स्ट्रक्चर भी इस तरह से होता है, मतलब इस तरह से होता है, फिर यहाँ पर बल्ब लगा होता है। ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी कि जो टॉर्च होता है या आपके व्हीकल के जो लाइट होते हैं, आपने देखा होगा बाइक का जो हेडलाइट होता है या फिर जो आपकी कार्स हैं, ट्रक हैं, इनके जो हेडलाइट्स होते हैं उनमें जो बल्ब होता है उस बल्ब के पीछे इस तरह का कॉन्केव स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है। ये कॉन्केव मिरर लगा होता है। ठीक है। ये जो मिरर होता है ये क्या करता है, लाइट रे को कॉन्सेंट्रेट करता है। किस तरह से, आपको आपने देखा होगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोज़ ये आपका लाइट यहाँ पर सपोज प्लेस्ड है, ये लाइट जो प्लेस्ड होता है इस कॉन्केव मिरर के फोकस पर प्लेस्ड होता है, आपको याद रखना है। ठीक है। तो जब भी लाइट रे यहाँ से निकलती है, सपोज कुछ लाइट रे तो सामने फ्रंट पे जाती है, ठीक है, और जो कुछ लाइट रेज है जो बैकवर्ड जा रही होती है, तो ये बैकवर्ड लाइट रे, क्योंकि ये जो आपका बल्ब है ये फोकस पर है, तो इस फोकस से जाने वाली जो लाइट रे है आफ्टर स्ट्राइकिंग टू दिस मिरर पैरेलल हो जाती है। ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट देखिए यूज़ होता है। तो ये पैरेलल रेज जो होती है, अब क्योंकि आपको जो डिज़ायर्ड डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ज़्यादा लाइट मिलेगा, ज़्यादा लाइट मिलेगा, तो आपकी ये जो विजुअलिटी है, ठीक है, इस लाइट की मदद से क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि अब एक कॉन्सेंट्रेटेड डायरेक्शन में आपको क्या मिल रहा है, ज़्यादा लाइट मिल रहा है, तो आप दूर तक की चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। इसीलिए आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो ट्रक्स हैं, बाइक्स हैं, कार्स हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं या फिर जो टॉर्चेज़ हैं, उनके जो लाइट होते हैं वो ज़्यादा डायरेक्टेड होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हुए हमें नज़र आते हैं। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि पीछे जो इस तरह का पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लगा होता है, या जिसको हम कॉन्केव मिरर बोल रहे हैं अभी, इसे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर भी कहा जाता है या सिंपल रिफ्लेक्टर भी बोलते हैं। सो ये क्या करता है, लाइट रे को कॉन्सेंट्रेट करता है, और ये लाइट रे को कॉन्सेंट्रेट करने वाला कॉन्सेप्ट अभी हम रूल में देख चुके हैं। ठीक है। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, काफ़ी आपने इन्जॉय किया होगा इसको और इससे कुछ सीखा भी होगा। तो डेफिनेटली अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार देखिएगा, श्योरली आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट आता है, यू कैन व्हाट्सअप टू मी, यू कैन आस्क टू मी एनी डाउट। ठीक है। थैंक यू। और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको जो सामने फेस आइकॉन दिख रहा है, प्लीज़ उस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले फर्दर लेक्चर्स भी हाँ आसानी से मिल सके। थैंक यू।